फाइलें तैयार कर रिचा बॉस के कैबिन में पहुंची तो पता चला कि वे घर के लिए निकल चुके हैं। ओह, लगता है कि जल्दी में भूल गए। चलो, उनका घर तो रास्ते में ही है, देते हुए निकल जाऊंगी। एक बस ही तो बदलनी पड़ेगी, सोचते हुए रिचा बॉस के घर चल पड़ी। बंगले के बाहर खड़े चपरासी ने उसे अंदर बैठक तक पहुंचा दिया था। बॉस बेटी को पढ़ा रहे थे। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी। तभी रिचा ने कुछ सुना। लेकिन डैडी, मैम ने दूसरे तरीके से समझाया था, जो बहुत शॉर्ट था। दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से होगा। काफ़ी देर तक दोनों की बहस सुनने के बाद रिचा से रहा नहीं गया। सर, बच्चा ठीक कह रहा है। इसे इस तरह एससीएफ निकाल कर करेंगे? पलक झपकते ही रिचा ने सवाल हल कर दिया। हाँ, मैडम ने बिल्कुल ऐसे ही सिखाया था। ओजस खुशी से उछल पड़ा। अच्छा, अब अपने कमरे में जाकर बाकी होमवर्क करो, मुझे कुछ काम है। उदय ने डैडी से बॉस की भूमिका अख्तियार कर ली थी। ये फाइलें पूरी हो गई थी, मुझे लगा अर्जेंट है तो घर देने आ गई। ओह हाँ, मैं भूल ही गया था। फाइलें चेक करवाकर रिचा जाने लगी तो उदय बोल उठे, मैथ्स अच्छी है आपकी। जी थैंक यू। यहाँ से पहले मैं स्कूल में थी तो मैथ ही पढ़ाती थी, और विषय भी पढ़ाती थी, पर मैथ के लिए बच्चे मुझे आज तक याद करते हैं। प्रशांत से उत्साहित होकर बोलते समय रिचा ने यह नहीं सोचा कि यह आत्म प्रशंसा उसे कितनी भारी पड़ेगी। ठीक है, कल से आप ओजस को 1 घंटे मैथ पढ़ा दिया करें। ऑफिस के बाद मेरे साथ ही आ जाना, बाद में ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। पर सर, मेरे पास इतना वक्त। रिचा फंस गई थी। आप जो फीस लेंगी मुझे मंजूर है। दरअसल पढ़ाई छोड़े इतना वक्त हो गया है, फिर वैसे ही ऑफिस के इतने झमेले, इस पर घर आने के बाद भी चैन नहीं। अंदर कदम रखते ही शिकायतों का पुलिंदा। उदय को लगा कि वह आवेश में कुछ ज़्यादा ही बोल गया, इसलिए उसने बीच में ही बात को रोक दी। तो कल आप तैयार रहना। रिचा के पास स्वीकृति में गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था, लेकिन कमरे में पहुंचते ही वह अपने रूममेट स्वाति के सम्मुख बिफर पड़ी। स्वाति ने उसे समझाया कि बॉस से बचकर चलने में ही समझदारी है, जब तक कि वह उसके साथ कोई गलत हरकत ना करे। मुंह नोच लूंगी यदि उसने ऐसा कुछ किया तो। देर तक रिचा बड़बड़ाती रही और स्वाति उसे शांत करती रही। घर से दूर इस घर में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। 2-4 दिन चले इस क्रम में ही रिचा के सम्मुख बॉस के घर का खाका काफी स्पष्ट हो गया था। बॉस की पत्नी मालिनी काफी अहंकारी स्वभाव की महिला थी। हर वक्त उनकी त्योरियां चढ़ी रहती थी। मुस्कुराना तो शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। रिचा जैसी सुंदर युवती का रोज पति के संग घर आना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। बॉस उदय उसे जरा पलायनवादी प्रवृत्ति के लगे। घर बीवी से निर्लिप्त वे स्वयं को ज्यादा से ज्यादा देर ऑफिस की फाइलों में डुबोए रखते थे। हाँ, 10 वर्षीय ओजस न केवल पढ़ाई में अच्छा था, वरन अन्य गतिविधियों में भी रुचि रखता था और रिचा से इस बारे में विचार विमर्श भी करता रहता। घर के उबाऊ उखड़े वातावरण से निर्लिप्त वह भी अपनी पढ़ाई, खेलकूद, कंप्यूटर आदि में ही मस्त रहता था। रिचा की उससे अच्छी बनने लगी थी, लेकिन चौथे दिन ही मालिनी मैम ने उसे अल्टीमेट पकड़ा दिया। शाम को ओजस का खेलने का समय होता है, आप दिन में आकर पढ़ा दिया करें। लेकिन दिन में तो मैं ऑफिस में रहती हूँ। वो मैं उदय से बात कर लूँगी। रिचा के सम्मुख फिर गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था। घर आकर स्वाति के सम्मुख छींक निकालने के अतिरिक्त वह कुछ न कर पाई। उस दिन मैडम का मूड काफ़ी अच्छा था। कल ओजस का जन्मदिन है, आप पढ़ाने के बाद यहीं रुक जाना। पार्टी के बाद ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। रिचा का मन हुआ मना कर दे, लेकिन एक तो ओजस का आग्रह और फिर पहली बार मैडम की कृपा दृष्टि, वह इनकार नहीं कर पाई। खूब सारे चॉकलेट्स और गेम की सीडी पाकर ओजस खुशी से उछल पड़ा। वह कंप्यूटर पर मस्त हो गया और रिचा मैडम के पास रसोई में चली गई। वैसे तो घर में ढेरों नौकर थे, लेकिन कुछ विशेष व्यंजन बनाने और बैठक सजाने में रिचा ने पूरा सहयोग दिया। मालिनी उससे बहुत खुश हो गई। पार्टी में भी उसने मेहमानों के सामने रिचा की दिल खोलकर तारीफ की। उदय और मालिनी बड़े प्रेम और आदर से मेहमानों का आदर सत्कार कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना आदर्श नजर आने वाला यह जोड़ा साधारणतः एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता। देर रात तक रिचा स्वाति को पार्टी की ही सब बातें बताती रही। दोनों दिल के बुरे नहीं हैं, फिर भी पता नहीं क्यों एक दूसरे से इतना खिंचे खिंचे रहते हैं। जब हमारी शादी होगी ना, तब सब समझ में आ जाएगा। अभी सो जा और मुझे भी सोने दे। स्वाति करवट बदलकर लेट गई तो रिचा भी सोने का प्रयास करने लगी। उस दिन से रिचा के संबंध मैडम से मधुर हो गए।
अब वह पढ़ाने के बाद कभी कभी उसे चाय के लिए रोक लेती। बातों बातों में ही ऋचा को पता चला कि मालिनी मैडम काफ़ी अमीर और प्रतिष्ठित घराने की थी, जबकि बॉस एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। शायद बॉस की अच्छी नौकरी के कारण ही यह रिश्ता तय हुआ होगा, ऋचा ने कयास लगाया। उस दिन ऋचा ओजस को पढ़ाने पहुंची तो पता चला वह स्कूल से लौटा ही नहीं था। वार्षिक उत्सव की तैयारी के कारण स्कूल की छुट्टी देर से होने वाली थी। ऋचा लौटने लगी तो मालिनी ने उसे रोक लिया। अब आई हो तो कुछ दिन मेरे पास बैठ जाओ, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऋचा ने मालिनी की नब्ज छुई तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। चाय के संग टेबलेट देकर लौटने लगी तो मालिनी ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर और बैठो, तुमसे बातें करने का मन कर रहा है। आत्मीयता में मालिनी तुम पर आ गई थी। ऋचा उनके दिल के दर्द को महसूस कर चुपचाप बैठ गई। उदय और ओजस दोनों ही बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। टीवी पर सास बहू सीरियल देखकर आखिर कितना वक्त गुजारा जा सकता है। किटी पार्टी में भी मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। सच कहूँ तो अभिजात्य परिवार से होती हुई भी मुझे उस तरह की कोई लत नहीं है। फिर तो आपका और सर का नेचर एक जैसा है, वे भी तड़क भड़क से दूर, शांत, सीधे साधे हैं। ऋचा ने अपना मत रखा। काफ़ी जान गई हो अपने सर के स्वभाव के बारे में। अच्छा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? यह क्या सवाल है? नहीं तो, ऋचा की जुबान लड़खड़ा गई। अच्छा, पहले प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऋचा उठ खड़ी हुई। आपको शायद गलतफहमी हो गई है। तुम गलत समझ रही हो, बैठो। मैं ये जानना चाह रही थी, क्या इंसान कभी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाता? क्या उदय उस टीचर को कभी भुला पाएंगे? कौन टीचर? ऋचा को बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी। तो उसके प्रति दूरी बरतने के पीछे मैडम के मन का यह पूर्वाग्रह था। उदय एक साधारण परिवार की लड़की जो एक टीचर थी को पसंद करते थे, लेकिन जब मेरा रिश्ता गया तो उनके माता पिता ने बात पक्की कर दी। उदय जानते थे कि उस टीचर से शादी के लिए अपने माता पिता को कभी नहीं मना पाएंगे, इसलिए बुझे मन से मान गए। आप ये सब कैसे जानती हैं? खुद उदय ने बताया था जब हम पहली बार अकेले में मिले थे। तो आपने शादी करने के लिए मना क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब मुश्किल है। एक तो शायद यह है कि पहली नज़र में उदय जैसा सुदर्शन, सुसंस्कृत, शिक्षित, उच्च नौकरी वाला युवक मुझे भा गया था। दूसरे, मुझे लगा उदय उस लड़की के तो कभी होंगे ही नहीं, तो फिर किसी और के होने की बजाय मेरे ही क्यों ना हो जाए। कुछ मुझे अपने रूप और पैसे का भी घमंड था। मुझे लगा कि वे शादी के बाद उसे भूलकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। फिर ऋचा को इस प्रेम कहानी में रस आने लगा था। उदय ने मुझे सम्मान दिया, कभी तिरस्कृत नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो दीवानगी जिसकी मुझे अपेक्षा थी, मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। अपना दम खोखला साबित होने पर मैं चोट खाई नागिन की भांति बिखर उठी। बात बात पर उन्हें प्रताड़ित करने लगी, अपने पैसों का रोब दिखाकर उन पर हावी होने का प्रयास करने लगी। फलस्वरूप उदय मुझसे कटे कटे रहने लगे। मैं आज भी उनकी पत्नी मात्र हूँ, प्रेयसी नहीं। क्या उदय सचमुच अपने पहले प्यार को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे? पूरी कहानी सुनने के बाद ऋचा का आत्मविश्वास लौट आया था। वह स्वयं को काफी महत्वपूर्ण समझने लगी। मैं इस अनुभव से गुजरी तो नहीं हूँ मैडम। प्लीज ऋचा, मुझे मैडम मत कहो, छोटी बहन मानकर तुमसे अपना दर्द बयान किया है। दीदी, मेरी जानकारी तो यह कहती है कि पहला प्यार विपरीत लिंग के प्रति शारीरिक आकर्षण मात्र होता है, जो समय जाने पर अपने आप समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सर के दिल में उस टीचर के लिए छुटमुट स्मृतियों के अलावा अब कुछ बचा होगा। सच कह रही हो, आशा की एक किरण मालिनी की आंखों में कौंध उठी। हाँ दीदी, बिल्कुल सच है। ऋचा, तुमने मेरे दिल को आज बहुत तसल्ली दी है। मालिनी ने भावावेश में ऋचा का हाथ कसकर थाम लिया। अनमनी सी हो उठी। मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ऋचा की व्याकुलता स्वाति से छिप ना सकी। ऋचा ने सब कुछ उगल दिया। मैं नहीं जानती स्वाति, दीदी को तसल्ली देकर मैंने अच्छा काम किया या बुरा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझसे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं दिल से चाहती हूँ कि उन दोनों का मिलन हो जाए, पर कैसे? इतने नाजुक रिश्तों के बीच में ओघर करूँ भी तो क्या? ऋचा की चिंता का कोई समाधान न था। ओजस का कोर्स समाप्त हो चुका था, इसलिए ऋचा ने वहां जाना बंद कर दिया था। परीक्षा समाप्त होते ही ओजस मम्मी के संग ननिहाल चला गया। ऋचा ने भी अपने आप को ऑफिस के कामों में डुबो दिया। उस दिन ऑफिस से निकलते हुए अंधेरा घिराया।
उदय ने ऋचा को घर छोड़ देने का प्रस्ताव रखा क्योंकि आखिरी बस भी निकल चुकी थी। ऋचा को मानना ही पड़ा। दोनों के बीच चुप्पी पसरी रही। आखिर उदय ने ही मौन तोड़ा। ओजस और मालिनी के फोन आते रहते हैं। दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। जादू सा कर दिया है तुमने उन पर। ओजस का रिजल्ट बढ़िया रहा, उसका श्रेय भी तुम्हें ही जाता है। ओजस के स्कूल खुलने के पूर्व यदि एक बार मैथ का कोर्स करवा दिया जाए तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर तो उन्हें बुला ही लेते हैं। पैसे भी इस बार मालिनी ने बहुत दिन लगा दिए हैं। हमेशा तो जल्दी लौट आती है, कुछ ख्याल ही नहीं है मेरा। आपको है? आक्रोश में जाने कैसे ऋचा के मुंह से निकल गया। क्या कहा तुमने? मैं मालिनी का ख्याल नहीं रखता। सॉरी सर, गलती से। सॉरी सर, गलती से। मालिनी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? पिछले कुछ समय से मैं उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रहा हूँ। उसका अभिमान, दर्प सब कहीं खो सा गया है। एक टूटन सी महसूस कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। ना कोई उपालंब, ना कोई अवहेलना, बस किसी सोच में गुम। तुम्हारे संग इधर वक्त काफी वक्त बिताने लगी थी। मुझे बताओ ऋचा, कोई परेशानी है उसे? मैं उसे उदास परेशान नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उदय भावुक हो गए। तो फिर वह टीचर? ऋचा से रहा नहीं गया। कौन? शायद तुम मोना की बात कर रही हो। मालिनी ने बताया होगा। उसे तो मैं कब का भूल बैठा हूँ। एक दिन स्टेशन पर ही देखा था उसे मुटियाई सी बच्चों को लटकाए कर्कश आवाज में 5 रुपए के लिए कूली से झगड़ रही थी। हाँ, वह भी क्या उम्र होती है ना। नई नई जवानी, नई नई खुमारी, हर सुंदर लड़की प्रेमिका नजर आने लगती है। मौसमी बुखार, थोड़ी समय बाद सब उतर जाता है। आश्चर्य, मालिनी अभी तक उस लड़की के बारे में सोचती है। चलो, ओजस की पढ़ाई के बहाने उन्हें बुला ही लेता हूँ। यह ठीक सुझाया तुमने। बस यहीं रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कमरे में पहुंचते ही ऋचा स्वाति के सम्मुख फट पड़ी। अजीब बॉर्डर में लल्लू आदमी से पाला पड़ा है। कौन? स्वाति चकित थी। अरे वही मेरा बॉस, बीवी को बुलाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। सीधे से फोन करके नहीं कह सकता। मालिनी डार्लिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ऋचा, तुम्हारा पर्स कार में रह गया था। उदय को दरवाजे पर देख ऋचा और स्वाति के तो होश ही उड़ गए। निर्विकार भाव से उदय ने ऋचा के कांपते हाथों में पर्स थमाया और लौट गया। शायद उसने कुछ सुना ही नहीं। तुम व्यर्थ कांप रही हो। स्वाति ने ऋचा को ढांढस बंधाना चाहा, लेकिन ऋचा तब तक संभल चुकी थी। सुन भी लिया हो तो क्या, मुझे अब नौकरी की परवाह नहीं, बस मेरी दीदी के चेहरे पर मुस्कान खिलाए। अगले दिन ऋचा धड़कते दिल से ऑफिस में प्रविष्ट हुई और सीधे सीट पर जाकर बैठ गई। अभी चपरासी उसका निलंबन पत्र लेकर आता ही होगा। और सचमुच चपरासी आ गया। साहब ने आपके नाम यह पत्र छोड़ा है। छोड़ा है मतलब? आपको नहीं मालूम? वे अपनी फैमिली को लेने गए हैं। ऋचा की सांसें हलक में अटक गई। लिफाफे पर उसी का नाम था। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। अंदर केवल एक शब्द था, थैंक यू। नीचे हस्ताक्षर थे, लल्लू बॉडम। ऋचा के चेहरे पर अनायासी मुस्कान खिल उठी, लेकिन आज वो बहुत खुश थी कि कम से कम जिसे उसने अपनी दीदी माना था, आज वो उसके लिए कुछ कर पाई।